आज की क्लास में हम लोग जो आपने पिछली कक्षा में शोध के सोपान पढ़े थे उनकी आज थोड़ी बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। कम समय में इसको समझने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि सबकी विशेषता, प्रकृति और जो भी परिभाषा है सबको एक साथ ही बैठ के समझ लिया जाए। तो कल आपने पीएचडी कैग मतलब पिछली कक्षा में आपने पीएचडी कैग पढ़ा था। तो पीएचडी कैग का मतलब पी का मतलब प्रॉब्लम था, एच का मतलब हाइपोथेसिस, डी का डिज़ाइन, सी का कलेक्शन, ए का एनालिसिस और जी का जनरलाइजेशन। तो आज की कक्षा में हम जो उसका पहला स्टेप है शोध की समस्या, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए शोध समस्या में दो चीज़ें होती हैं। पहले तो समझ लीजिए, पहला होता है क्षेत्र और दूसरा होती है समस्या की पहचान। एक चीज समझिएगा, सबसे पहले हमें क्षेत्र का चयन करना होता है। ध्यान दीजिएगा, जो शोध समस्या है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्षेत्र का चयन करना होता है, उसके बाद हम शोध समस्या की पहचान करते हैं। तो अब शोध समस्या को कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहली बात, शोध समस्या का विषय क्षेत्र एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि ये किस क्षेत्र की समस्या है। दूसरी बात, समस्या ऐसी लीजिए जिसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता या प्रासंगिकता हो। ऐसी कोई समस्या आपको नहीं लेकर के शोध करना है जिसका कोई उपयोगिता और उपलब्धता और प्रासंगिकता न हो। तीसरी बात, शोध समस्या हमेशा दूरगामी परिणाम सोच करके लेनी चाहिए। कहने का मतलब है कि कितनी नैतिक है, ये सारी चीज़ें भी आप सोच लीजिए। कुल मिला के जो परिणाम देगी उसके विषय में थोड़ा बहुत सोच करके शोध समस्या लेनी चाहिए। और चौथी बात है, शोध समस्या ऐसी लीजिए कि उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जा सके। ऐसा कोई समस्या मत ले लीजिए उठा करके जिस पे कुछ हो ही ना। तो इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है। अगर साहित्य है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप ले सकते हैं। सबसे पहली बात, स्पष्ट विषय क्षेत्र शोध समस्या के लिए सबसे जरूरी बात यह है। उसके बाद कि उसकी प्रासंगिकता क्या है। तीसरी बात, दूरगामी परिणाम देने वाली हो। चौथी बात, संबंधित साहित्य का गहन अध्ययन करना चाहिए शोध समस्या बनाने के लिए। तो चार बातें आपको शोध की समस्या के लिए पता होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आपसे प्रश्न पूछ जाए शोध समस्या का पहला चरण क्या है, तो सबसे पहला चरण है कि अपने क्षेत्र की चयन कर लीजिए। सबसे पहली बात, अपने क्षेत्र का चयन करिए, उसके बाद शोध समस्या की पहचान करिए। ठीक, जैसे कि आपके एग्जाम में मान लीजिए पूछ लिया कि सही क्रम बताइए, तो एक जगह लिखा है क्षेत्र का चयन और उससे पहले लिखा है समस्या की पहचान। तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्षेत्र का चयन करेंगे फिर जाकर के पहचान करेंगे। ठीक, अब देखिए ये चार बातें आपको दिमाग में रखनी है शोध समस्या के लिए। बाकी तो आप इसकी विशेषताएं अब कर लेंगे। सेकंड, जब आपकी शोध समस्या बन जाएगी और अगर उससे संबंधित साहित्य है तो ठीक है। तो अगर संबंधित साहित्य है, एक चीज समझिए, जो साहित्य सर्वेक्षण होता है या संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, किसे हम साहित्य सर्वेक्षण में ले सकते हैं। तो जितने भी प्रकाशित या अप्रकाशित शोध प्रबंध होंगे, जितने भी प्रकाशित या अप्रकाशित शोध प्रबंध होंगे, वो सभी प्रकार की पुस्तकें, सभी प्रकार के अभिलेख, सभी प्रकार के समाचार आदि पत्र आदि लेख, सभी कुछ साहित्य सर्वेक्षण के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। तो साहित्य सर्वेक्षण के अंतर्गत क्या क्या रखा जा सकता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। लोग अप्रकाशित छोड़ देते हैं। तो प्रकाशित या अप्रकाशित जितने शोध प्रबंध है, पुस्तक, अभिलेख, जितनी भी चीजें हैं, आप सबको साहित्य सर्वेक्षण के अंतर्गत रख सकते हैं। और साहित्य सर्वेक्षण की क्या क्या विशेषताएं या प्रकृति बन सकती है। सबसे पहली बात, साहित्य सर्वेक्षण करने से हमें पता चल जाता है अनुसंधान की स्थिति, कि अनुसंधान किस प्रकार से आगे और बढ़ सकता है। साहित्य सर्वेक्षण से हमें अपने शोध के विषय में एक और चीज पता चल जाता है, इससे पहले किसने किया था, कब किया था, क्या कहा था, कुल मिलाकर के सारी चीजें हमें स्पष्ट हो जाती हैं। अगली बात, साहित्य सर्वेक्षण करने से हमें यह भी पता चल जाता है आगे कौन सी रूपरेखा लेकर के, कौन सी शोध डिजाइन लेकर के हम रिसर्च कर सकते हैं। और जब हम साहित्य सर्वेक्षण करते हैं तो जो मैंने समस्या बनाई है उसके निष्कर्ष की उपयोगिता भी धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगी। और सबसे अच्छी बात, अगर आपके शोध से जुड़ी हुई किताबें आपके पास हैं या उपलब्ध हैं तो आपका जो सबसे अधिक डेवलप होगा यानी शोधार्थी का, वो होता है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो साहित्य सर्वेक्षण में ये 4-5 पॉइंट महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। अब हम अपने सबसे जरूरी पॉइंट परिकल्पना पे आते हैं, जिससे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। वैसे आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए परिकल्पना जो है बहुत ही विस्तृत है। अगर आसान भाषा में कहें परिकल्पना समझाने के लिए, सबसे पहले परिकल्पना को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस।
देखिए परिकल्पना का मतलब ही क्या है, परि और कल्पना। परि का मतलब ही होता है कि एक मानक घेरा। ध्यान दीजिए, कोई ऐसी कल्पना जो निश्चित मानक घेरे से बांधी गई हो, मतलब कई सिद्धांत, नियमों, कानूनों को सोच विचार करके मैंने एक अपनी कल्पना तैयार की, वो क्या कहलाएगी, परिकल्पना। तो ये तो बेसिक बात होगी कि परिकल्पना सामान्य भाषा में कहते किसे हैं। और परिकल्पना बना लेते हैं तो परिकल्पना के क्या क्या गुण होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए। परिकल्पना के कई नाम हैं। पहला तो अन्वितार्थ कह सकते हैं, प्राकल्पना कर सकते हैं, उपकल्पना, जो भी आप कई नाम होते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम है, हाइपोथेसिस। देखिए सबसे पहली बात, परिकल्पना आपकी मार्गदर्शिका। परिकल्पना हमारे पूरे शोध कार्य की क्या होती है, मार्गदर्शिका होती है। वो गाइड करती है कि हमारा शोध कार्य किस दिशा में चलेगा। दूसरा, वो हमारे उद्देश्य का निर्धारण भी कर देती है। तीसरी बात, पुनरावृत्ति युक्त होती है। कहने का मतलब है आप आगे चलते हैं तो एक स्टेप आपको मैंने बताया था, परिकल्पना की जांच। मान लीजिए जांच में क्या हो गई, ये फेल हो गई, तो हम फिर से यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति युक्त हो जाएगी। अगली बात, ये जांचनी होती है, ये सबसे जरूरी है। परिकल्पना कैसी होती है, जांचनी। और आपकी यूजीसी ने पूछा था कौन सी परिकल्पना जांचनी होती है, तो अभी भी याद कर लीजिए, नल, रिक्त या शून्य परिकल्पना जांचनी होती है, जिसके कारण इसी को आजकल शोध परिकल्पना के रूप में अपनाया जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, ये घोषणात्मक होती है। कहने का मतलब है एक स्टेटमेंट टाइप की होती है, घुमा फिरा के नहीं होती, एकदम सीधी सीधी होती है कि हमें चरों का संबंध अच्छे से संबंध में आए। ये एक हमारे शोध का क्या होती है, अस्थायी हल होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे शोध का क्या होती है, अस्थायी हल। जांचने के बाद जब ये सही सिद्ध हो जाती है तब यही क्या बन जाती है, स्थायी या परमानेंट सॉल्यूशन हल। और कैसी होना चाहिए परिकल्पना को, मितव्ययी। कहने का मतलब ऐसी होगी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा खर्च ना हो जाए जिसको शोधार्थी या कोई संस्था वहन ना कर पाए। तो परिकल्पना की इतनी सारी विशेषताएं हैं, फिर से देख लीजिए। परिकल्पना जो होती है वो मार्गदर्शिका का कार्य करती है, शोध का उद्देश्यों का निर्धारण करती है, साथ ही साथ पुनरावृत्ति युक्त और जांचनी होती है। ये घोषणात्मक भी होती है, मितव्ययी भी होनी चाहिए, और साथ में हमारे शोध का अस्थायी हल होती है। हमें देखिए जो परिकल्पना पढ़नी है, परिकल्पना से जुड़ा एक प्रश्न भी बनता है, वो भी समझ लीजिए, जो कि थोड़ा बहुत लोग गलत भी कर देते हैं, लेकिन एक ट्रिक समझ लीजिए। वैसे देखिए, आपका शोध कार्य जिस परिकल्पना पे चल रहा होगा, जिस परिकल्पना पर चल रहा होगा, उसे हम बोलते हैं कार्यकारी परिकल्पना। परिकल्पना, ठीक, या आप बोल सकते हैं इसे शोध परिकल्पना, या आप बोल सकते हैं इसे मुख्य परिकल्पना। ठीक है, देखिए शोध कार्य जिस पे चल रहा होगा उसे हम कार्यकारी बोल सकते हैं, शोध बोल सकते हैं, या मुख्य परिकल्पना बोल सकते हैं। अब मान लीजिए मेरा एक शोध कार्य है, ठीक, इसमें हम इस परिकल्पना पे काम कर रहे हैं, तो यही हमारी क्या हो गई, शोध परिकल्पना। अब इसके अलावा ये छोटी छोटी जितनी परिकल्पनाएं बचेंगी, बहुत सी और हम सोच सकते हैं, वो सब की सब क्या होंगी, वैकल्पिक। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जिस पे हम शोध कार्य करेंगे वो हमारी मुख्य परिकल्पना या शोध परिकल्पना हो जाएगी, और जो बाकी सारी बचेंगी वो होंगी वैकल्पिक। अब आपको एक चीज समझनी है, जब आपसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि कोई शोधार्थी किसी शोध कार्य को कर रहा था, उसकी जो मुख्य परिकल्पना है, मान लीजिए 1% की त्रुटि से अस्वीकार कर दी गई, तो नल परिकल्पना या शून्य परिकल्पना या रिक्त परिकल्पना, तीनों एक ही नाम है, के विषय में बताइए। इसको करने के लिए देखिए क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे कि मुख्य परिकल्पना को कितने भी परसेंट की त्रुटि दे सकता है, 1%, 0.01%, 0.001%, कुछ भी दे दे। अगर अस्वीकार कर रहे हैं तो अगली क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्वीकार हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास दो परिकल्पनाएं हो, एक मान लीजिए शोध परिकल्पना, दूसरी है हमारे पास रिक्त, शून्य या नल परिकल्पना। तो अगर ये स्वीकार है
तो ये ऑटोमेटिक अस्वीकार है, क्योंकि एक समय में एक ही पे तो काम करेंगे। अगर हम इसको अस्वीकार कर दिए तो ये ऑटोमेटिक स्वीकार हो जाएगी। इतना इस बस समझ लीजिए तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। मान लीजिए आपसे कभी क्वेश्चन आ गया कि एक परिकल्पना पे कार्य चल रहा था, वो 0.00001 के स्तर पे अस्वीकार हो गई, तो बताइए नल परिकल्पना के विषय में क्या होगा? तो अपने आप समझ लीजिएगा स्वीकार हो गई। और एग्जाम में आजकल थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है तो वो क्या कहता है, देखिए वो कह देगा शोध परिकल्पना को अस्वीकार करने में सफल रहा। अब मान लीजिए सफल रहा कहा तो सीधी सी बात है, हमारी शून्य परिकल्पना क्या हो गई, ये अस्वीकार करने में सफल है तो शून्य परिकल्पना क्या हो जाएगी, स्वीकार। इसी की जगह ये बदल कर दे दे असफल रहा, तो ध्यान दीजिएगा हम अस्वीकार करना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो अगर हम अस्वीकार किसी चीज को करना चाह रहे थे और सफल नहीं हो पाए, असफल रहे, तो ये तो स्वीकार ही रहेगी ना। तो थोड़ा सा प्रश्न की प्रकृति पे भी ध्यान दीजिएगा। कहने का बस इतना मतलब है कि जब कार्यकारी पास है तो शून्य फेल है, जब कार्यकारी फेल है तो शून्य पास है। बस इतना दिमाग में रखेंगे तो वो भी प्रश्न आपसे हो जाएंगे। अब बात करते हैं नल, शून्य या रिक्त परिकल्पना की। ध्यान दीजिएगा इस क्लास में केवल एक करंट व्यू या एकदम सिंपल सा बताने की कोशिश की जा रही है, इसमें पूरा क्लास नहीं ली जा रही है। बस जितना चीज़ें कवर हो सकती हैं वो सारी चीज़ें बताई जा रही है। देखिए नल, शून्य या रिक्त परिकल्पना, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है होता है कि चरों के बीच कोई संबंध नहीं, यानी कहने का मतलब हम इसमें चरों के मध्य कोई अंतर या संबंध स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं शून्य या रिक्त। या जैसे जब भी नहीं आ जाएगा परिकल्पना में कि ए बी नहीं है, तो अपने आप मान लीजिएगा किस परिकल्पना की बात कर रहा है, शून्य की, रिक्त की या नल की। जब चरों के बीच कोई अंतर या संबंध ही नहीं होगा तो आप उसे क्या कह सकते हैं, शून्य परिकल्पना। अब हम आते हैं एक एक करके शोध की रूपरेखा पर। देखिए शोध की जो रूपरेखा यानी प्रविधि का चयन, शोध प्रविधि का जो चयन है, शोध की प्रविधि, अब कई प्रकार की प्रविधियां हो सकती हैं। हम जिस तरह का शोध करेंगे, मान लीजिए इतिहास को उठा के करेंगे तो हमारी शोध प्रविधि क्या बन जाएगी, ऐतिहासिक। वर्तमान की घटनाओं पे करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, वर्णनात्मक। अगर हम किसी चीज का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगी, प्रयोगात्मक। मान लीजिए हमारे शोध का प्रयोजन है तत्कालीन समाधान प्राप्त करना, तो हम किस पे करेंगे, क्रियात्मक। मान लीजिए किसी चीज का बहुत ही डीप अध्ययन करना है, किसी एक ही चीज का, तो हम क्या करेंगे, एकल अनुसंधान। बहुत बड़े इलाके का सर्वेक्षण करना है तो हम क्या करेंगे, सर्वेक्षणात्मक अनुसंधान। और भी बहुत सी चीजें, मान लीजिए किसी समस्या का निदान के ऊपर हम करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, नैदानिक अनुसंधान। मूल्यांकन करना चाह रहे हैं तो मूल्यांकन परक अनुसंधान। तो एक चीज समझिए, हम जिस तरह की विधि का उपयोग करेंगे वही उस अनुसंधान का नाम हो जाएगा। इसमें तो समस्या है नहीं, तो इसमें कितना भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य यही सब हैं जितने मैंने लिखे हैं। इसमें से भी सबसे अधिक जो आपको पढ़ना है, जिससे प्रश्न बनते हैं, वो है आपका वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक और क्रियात्मक। ये तीन अनुसंधान आपको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होने चाहिए। एग्जाम में इसके विषय में सबसे अधिक पूछता है, बाकी इन सब के विषय में भी पढ़ना जरूरी है। तो चलते हैं एक एक करके सबकी शॉर्ट फॉर्म में विशेषताएं समझाते हुए। देखिए होता क्या है, आपके पास दो अनुसंधान है। पहला ले लीजिए ऐतिहासिक और दूसरा ले लीजिए वर्णनात्मक। अब पहले तो कॉमन चीज समझिए, इसमें भी तथ्य होते हैं, फैक्ट्स। भाई इसमें भी हम तथ्यों का अध्ययन ही कर रहे होते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों का, और इसमें हम वर्तमान के तथ्यों का अध्ययन कर रहे होते हैं। ये क्या होते हैं, भूतकालिक। और इसमें कैसे तथ्य होते हैं, वर्तमान के। और जब तथ्य हैं तो हम दोनों का क्या कर रहे होंगे, वर्णन। दोनों जो रिसर्च हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, दोनों की प्रकृति कैसी होती है,
वर्णनात्मक होती है। इसमें भी हम तथ्यों का ही अध्ययन कर रहे होते हैं, इसमें भी हम तथ्यों का ही वर्णन कर रहे होते हैं। कुल मिलाकर के तथ्य का वर्णन इसमें भी है, तथ्य का वर्णन इसमें भी है। अंतर क्या है? बस समय का अंतर है। एक पूर्व काल की घटनाओं पर आधारित है और दूसरा वर्तमान की घटनाओं पर आधारित है। और अच्छी बात, दोनों में अगर आप न चाहिए तो परिकल्पना मत बनाइए, परिकल्पना आवश्यक नहीं। दोनों अनुसंधान में परिकल्पना आवश्यक नहीं है। आप बनाना चाहें तो बनाइए, नहीं बनाना चाहें तो मत बनाइए। अगली बात, अब होता क्या है, इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो आते हैं मैचिंग के। वो एक साइड दे देगा अनुसंधान, दूसरे साइड दे देगा उसकी प्रकृति विशेषता पे। तो एक चीज समझिए, इसकी जो सबसे बड़ी प्रकृति है और इसकी जो सबसे बड़ी प्रकृति है, इसकी जो प्रकृति है, इसमें जो आंकड़ों का प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार के आंकड़े होते हैं? प्राथमिक व द्वितीयक। प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग मतलब ये पूरी तरह से इन्हीं सारे आंकड़ों पर आधारित होता है। कहने का मतलब इसमें कि इसके प्राथमिक आंकड़े क्या होंगे? जैसे मान लीजिए अकबर पे रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे लिए इसके प्राथमिक आंकड़े अकबर के अभिलेख वगैरह आदि हो जाएंगे। द्वितीयक आंकड़े जो अकबर पे कुछ लोगों ने लिखा होगा या बाकी में पता होगा, द्वितीयक आंकड़े। तो प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का सबसे अधिक प्रयोग हम ऐतिहासिक अनुसंधान में कर रहे होते हैं। वर्णनात्मक की सबसे बड़ी विशेषता है, ये किसी भी क्या बताता है? कब, क्या और कैसे, ये किसी भी चीज का क्या है का आंसर देने का प्रयास करता है। वर्णनात्मक अनुसंधान की सबसे बड़ी विशेषता होती है। और ध्यान दीजिएगा, शोध की सर्वाधिक प्रचलित विधि है ये, शोध की सर्वाधिक प्रचलित विधि, क्योंकि हम किसी भी चीज का तथ्य लेकर के क्या करते हैं? वर्णन कर रहे होते हैं। और हमारे जो शैक्षिक, मनोविज्ञान और हमारे समाज की क्षेत्र की ये सबसे प्रचलित विधि मानी जाती है। तो इसका जो विशेषता क्या बन रही है? घटना, परिस्थिति और गुणों, विशेषताओं आदि का वर्णन। ठीक, पहला अनुसंधान मैंने बोला ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक में प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। इसमें भूतकालिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात वर्णनात्मक, इसमें वर्तमान के तथ्यों का अध्ययन करते हैं, कब, क्या और कैसे की बात कर रहे होते हैं। और घटना, परिस्थिति आदि गुणों का वर्णन किया जाता है। तो ये दो हो गए। अब इतना ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में परिकल्पना की उतनी आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई पूछेगा एग्जाम में कि परिकल्पना की आवश्यकता किन अनुसंधानों में नहीं होती, तो ऐतिहासिक और वर्णनात्मक पे ध्यान दीजिएगा। अब आपका अगला अनुसंधान है। देखिए, अनुसंधान को मैं पहचानने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी किताब को पढ़िएगा तो आपको बाकी फैक्ट और क्लियर होंगे। प्रयोगात्मक अनुसंधान। अच्छा, आप टीचिंग की क्लास में मैंने आपको बताया था 3 चर होते हैं, स्वतंत्र, आश्रित, मध्यस्थ। उसी तरह अनुसंधान में भी 3 चर होते हैं। ऐसा चर जिसमें बार बार, देखिए, स्वतंत्र चर जो कि स्वतंत्र होता है और इसका आश्रित चर पे प्रभाव पड़ता है, मध्यस्थ चर इन दोनों के बीच में कोरिलेशन बनाता है। आपको इतना चीज समझ में आती। प्रयोगात्मक अनुसंधान को पहचानने की विशेषता, देखिए, प्रयोग का मतलब ही आप जानते हैं कि बार बार हम प्रयोग करेंगे किसी चीज के लिए। तो स्वतंत्र चर का आश्रित चर पे पड़ने वाला प्रभाव जानने का प्रयास किया जाता है। स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाला प्रभाव, इसमें अध्ययन किया जाता है कि स्वतंत्र चर का आश्रित चर पे क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन किया जाता है। अब वो कैसे अध्ययन किया जाता है? मध्यस्थ या नियंत्रित चरों के माध्यम से। इसको समझाने के लिए एक आसान सा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपको चाय बनानी है, तो आपने चाय बनाने के लिए जो भी करना है, तो उसमें नियंत्रित चर क्या होगा? आप अपने गैस का जो नॉब है उसको क्या करिए, बढ़ाइए या धीरा करिए, तो उससे स्वतंत्र चर का आश्रित चर पे जो प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे चाय बनने की विधि आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में मेन चीज आपको क्या ढूंढनी है कि स्वतंत्र चर का आश्रित चर पे पड़ने वाला प्रभाव नियंत्रित चरों के माध्यम से। इसके बाद हमारा जो एक और अनुसंधान है उस पे देखते हैं। एक अनुसंधान होता है घटनोपरांत। ध्यान दीजिएगा, घटनोपरांत या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्स फैक्टो रिसर्च, ये प्रयोगात्मक शोध का उल्टा होता है। ठीक अपोजिट होता है।
का उल्टा होता है। अब ये उल्टा कहने का मतलब मैंने अभी प्रयोगात्मक शोध में ये समझाया कि स्वतंत्र चर का आश्रित चर पे पड़ने वाला प्रभाव, सारे रिसर्च फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि भूत का वर्णनात्मक हो क्रियात्मक हो, सारे रिसर्च अग्रगामी होते हैं। घटनोपरांती एकमात्र रिसर्च है जो कि क्या होगा, पश्चगामी, पीछे की ओर चलने वाला, बैकवर्ड चलने वाला एकमात्र रिसर्च कौन सा है, घटनोपरांत। सारे रिसर्च अग्रगामी होते हैं, यही एक रिसर्च है जो पीछे की ओर चलता है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रयोगात्मक शोध का ठीक उल्टा होता है। इसमें कारण संबंध खोजा जाता है। समझिए, कारण संबंध खोजने का मतलब कि जैसे कि कारण संबंध की स्थापना की जाती है। इसको समझने के लिए ये समझिए, ये तभी किया जाता है जब कोई घटना घट चुकी होती है। घटनोपरांत नाम होने का मतलब ही क्या है, ये रिसर्च तभी किया जाएगा घटनोपरांत जब कोई घटना घट चुकी होगी। प्रयोगात्मक में हम क्या करते हैं, घटना को घटवाते हैं, मतलब कार्य को करवाते हैं। प्रयोगात्मक में क्या करें, जैसे चाय बनाना एक कार्य है तो हम चाय बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन घटनोपरांत में क्या होगा कि जब चाय बन चुकी होगी तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे चाय बनी कैसे है, ठीक पीछे आएंगे। तो जब घटना घट चुकी होती है तो हम उसके कारण संबंध की स्थापना जिसमें करते हैं वो होता है घटनोपरांत अनुसंधान। इसकी एक विशेषता है, ये प्रायः दुर्घटनाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। ये दुर्घटनाओं में किया जाता है, जैसे नाव पलटी, अब उसको हम क्या करेंगे, उसके कारण संबंध की स्थापना करेंगे, नाव क्यों पलटी। जितनी भी आपकी कमेटियां बनती हैं कुछ जानने के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक बताते हैं। जितनी भी कमेटियां बनती है किसी चीज़ को जानने के लिए, लगभग सभी कमेटियां किस रिसर्च को फॉलो कर रही होती हैं, घटनोपरांत को। जैसे कोई भी दुर्घटना हो जाए उस पर कोई कमेटी बना दी जाए तो वो कमेटी किस पे कार्य करेगी, घटनोपरांत पे। जैसे बच्चों को मिड डे मील खा करके बीमार पड़ने पर जो रिसर्च होगा तो हम कारण की तो स्थापना करेंगे, तो वास्तव में हम कौन सा रिसर्च कर रहे होंगे, घटनोपरांत। चलिए अब नेक्स्ट रिसर्च की बात करते हैं। आपको ऐतिहासिक बताए, वर्णनात्मक बताए, प्रायोगिक बताए, घटनोपरांत बताए, और अब बताने जा रहे हैं आपको क्रियात्मक। ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन की दृष्टि से, यानी कि एक्शन रिसर्च। इसके लिए जो आपको याद करना है सबसे जरूरी, क्रियात्मक अनुसंधान तत्कालिक समस्या समाधान पर आधारित होता है, इंग्लिश में बताएं तो एक वर्ड आता है ऑन द स्पॉट। कहने का मतलब है इसमें शोधकर्ता समस्या में स्वयं जाकर, ध्यान दीजिएगा, शोधकर्ता इसमें क्या करेगा, समस्या में स्वयं जाकर अनुभव करेगा और उसके बाद जो उसे लगेगा वो समाधान प्रस्तुत करेगा। तो अगर कोई पूछे कि शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार के लिए, जैसे मान लीजिए शिक्षा जगत का बड़ा प्रचलित अनुसंधान, अगर पूछेगा शैक्षिक जगत के लिए सबसे अच्छा अनुसंधान कौन सा है, क्रियात्मक, जैसी समस्या हो वैसा निदान। तो एक्शन रिसर्च के लिए आपको क्या याद करना है, तत्कालिक समस्या समाधान पर आधारित होता है। इस लाइन को अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। और दूसरा, ये एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें शोधकर्ता स्वयं समस्या में जाकर के अनुभव करता है और वापस आता है। इसी रिसर्च का मैंने आपको कल एक क्रम बताया था, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। कहने का मतलब पहले योजना बनाएंगे, फिर कार्य करेंगे, फिर निरीक्षण करेंगे, फिर रिजल्ट दे देंगे। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, निर्णय दे देंगे। ठीक, तो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए जो सबसे जरूरी बात है, तत्कालिक समस्या के समाधान पर आधारित होता है। दूसरी बात, शोधकर्ता स्वयं समस्या में जाकर अनुभव करके आपको रिजल्ट बताता है। अब जो अगला प्रविधि या विधि है अनुसंधान की, उसको हम बोलते हैं एकल अनुसंधान, यानी कि केस स्टडी। एकल अनुसंधान के लिए इसका नाम ही क्या है, एकल। इंग्लिश में इसे बोलते हैं केस स्टडी। तो बेसिक तो सबसे पहले ये समझिए, जो केस होता है, आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो एक चीज़ जानते हैं, केस हमें मेनली 3 जगह मिलते हैं। पहला, पुलिस के पास, जिसे आप बोलते हैं पुलिस केस।
दूसरा एडवोकेट के पास, वकील के पास यानी कि न्यायालय में, और तीसरा केस मिलता है डॉक्टर के पास। आप लोग ये 3 केस तो क्लियर जानते होंगे कि पुलिस केस होता है, वकील के पास केस जाता है और डॉक्टर के पास। तो अब आप एक चीज़ समझिए, इसका सबसे अधिक प्रयोग कहाँ हो रहा है? पुलिस और एडवोकेट यानी कि अपराध जगत, डॉक्टर मनोविज्ञान जगत। कहने का मतलब इसका जो सबसे बड़ा क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा? अपराध और मनोविज्ञान के क्षेत्र में केस स्टडी का बहुत महत्व है। अब एकल कहने का मतलब जो है उसको समझिए। एकल का मतलब एक ही। एक ही क्या? एक ही व्यक्ति, एक ही समाज, एक ही समुदाय, एक ही देश, एक ही संस्था। मतलब कुछ भी जो भी हम लेंगे उसको हम एक यूनिट मान लेंगे। जो भी हमारे पास रिसर्च का विषय होगा उसको हम एक यूनिट मान लेंगे। जब भी आप किसी चीज़ को एक मान लेते हैं तो ऑटोमेटिक उसका गहन अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास ढेर सारी वैरायटी रहती है तो आप क्या करते हैं? जैसे एग्जाम्पल देते हैं, 1000 की जनसंख्या रहेगी तो हम क्या करने चले जाते हैं? सर्वेक्षण, ऊपर ऊपर से। लेकिन किसी एक ही व्यक्ति से पूछना होगा तो हम उससे क्या करेंगे? डीपली पूछते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। तो केस स्टडी का मतलब ही होता है गहन अध्ययन। जब भी हमें किसी विषय का गहन अध्ययन करना होता है तो हम उसको किस में यूज़ करते हैं? केस स्टडी में। तो अपराध से लेकर के, अपराध और मनोविज्ञान के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि मान सकते हैं। अब जो केस स्टडी हुआ, जब हम किसी चीज़ का गहन अध्ययन करेंगे तो अपने आप ये कैसी हो जाएगी? दीर्घकालिक। केस बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होते, ये चीज़ आपको पता होगी। तो कैसे होते हैं? दीर्घकालिक अध्ययन होता है। इसमें जो भी चीज़ रिसर्च के लिए जाती है उसे एक यूनिट मान लिया जाए, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो, समुदाय हो, देश हो, संस्था हो, कुछ भी हो, उसे एक यूनिट मान करके उसको अलग से केस बना करके अध्ययन करते हैं। ये दीर्घकालिक गहन अध्ययन होता है। अब इतनी प्रविधियाँ आपने जान ली हैं आज, तो इसके बारे में जो जो चीज़ें बताएं उसको समझ लीजिए। अब इसके लिए एग्ज़ाम के लिए जो ट्रिक है कि आप एग्ज़ाम में इसके कूट को पकड़ेंगे कैसे, वो सबसे ज़रूरी है। मैं सबके लिए लिख दे रहा हूँ कि उतना अगर आप पकड़ लेंगे तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन करने लायक रहेंगे, और बाकी आपको अपनी किताब की मदद लेनी ही होगी। पहली मैंने आपको ऐतिहासिक बताया, दूसरी वर्णनात्मक, तीसरी क्रियात्मक, चौथी प्रायोगिक, पांचवी एकल, छठी घटनोपरांत। आपको मैं इन 6 की जो विशेषता है, जो एग्जाम में पूछता है और आप उससे पकड़ सकते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। एकल, गहन अध्ययन, दीर्घकालिक और एक इकाई मानकर कार्य करता है। साथ ही साथ अपराध मनोविज्ञान के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक, ये चीज़ आपको पकड़नी है एग्जाम के अपने कूट में। दूसरी बात, ऐतिहासिक अनुसंधान, भूतकालिक तथ्य, और इसमें जो सबसे अधिक यूज होते हैं वो क्या हैं? प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग। वर्णनात्मक चरों के संबंधों का वर्णन करता है, और सह संबंधात्मक अध्ययन, ये आपको एग्जाम पकड़ना है। अब एक चीज बता दे रहा हूं, सबसे अच्छा सह संबंध गुणांक भी देख लीजिए। सह संबंध गुणांक वो होता है 1 माना जाता है। सबसे अच्छा सह संबंध गुणांक 1 होता है, चरों के बीच का संबंध पे आश्रित। क्रियात्मक अनुसंधान तात्कालिक समस्या समाधान पे आधारित। और दूसरी विशेषता, शोधकर्ता स्वयं समस्या में जाएगा। ये 2 बातें याद रखनी है। प्रायोगिक, स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाला प्रभाव। एक बात ये याद रखनी है। दूसरा, जब आप प्रयोग कर रहे होंगे, एक बात समझिएगा, जब आप प्रयोग करते हैं
तो क्या करते हैं, कभी अधिक मिलाते हैं, कभी कोई चीज़ कम मिलाते हैं। तो इसमें हेर फेर का बड़ा महत्व है। ये एक ऐसा रिसर्च है जिसमें बार बार हम हेर फेर कर सकते हैं और एक ही प्रयोग को कई बार दोहरा सकते हैं। तो ये शोध अपनी क्या कर सकता है, बार बार डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है, मतलब प्रतिकृति तैयार कर सकता है। और कौन सा शोध अपनी प्रतिकृति वगैरह सब तैयार नहीं कर सकते, ऐतिहासिक शोध अपनी कोई प्रतिकृति नहीं तैयार कर सकता। अब अकबर को आप बार बार नहीं जीवित कर करके यूज कराएंगे, ठीक है। तो हेर फेर प्रतिकृति इसमें तैयार हो सकती है। स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाला प्रभाव किसके माध्यम से, नियंत्रित चरों को नियंत्रित करके, नियंत्रित चरों को नियंत्रित करके जाना जाता है, ठीक। अब एक लास्ट रिसर्च आपको बता देते हैं, उसकी पहचान घटनोपरांत या एक्स फैक्टो। पहली बात, ये कारण संबंध स्थापित करता है। कारण संबंध ये क्या कराता है, प्रायोगिक में आपको पता है हम किसी भी कार्य को करा रहे होते हैं, ये कार्य संबंध पे आधारित है, ये कारण संबंध पे। दूसरा, प्रायोगिक का ठीक उल्टा, ठीक उल्टा रिसर्च है। कहने का मतलब है स्वतंत्र चर का आश्रित चर पे पड़ने वाला प्रभाव देख रहे हैं, घटनोपरांत क्या देखा, आश्रित चर का स्वतंत्र चर पे क्या प्रभाव पड़ गया था, ठीक उल्टा काम करेगा। और ये मेनली फेमस होता है दुर्घटनाओं के लिए। तो आज आपको मैंने कई विधियां बताएं, उसको पकड़ने का तरीका आप अपने प्रश्नों को जब करेंगे तो ये चीज आपके बड़े काम आएगी। इसको आप समझ लेंगे तो आपका इसका जो कूट का प्रश्न बनेगा विधियों को पकड़ने का, वो गलत नहीं होगा। अब आगे आज आपको नमूना चयन भी बता देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। देखिए मैंने आपको स्टार्ट किया था पी, ये बताया था, मैंने बताया था कि समस्या और हाइपोथेसिस के बीच में, मतलब समस्या और परिकल्पना के बीच में आता है साहित्य सर्वेक्षण। उसके बाद डिजाइन और आंकड़ों के चयन के बीच में आता है नमूना चयन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं यही नमूना चयन। तो देखिए जो हमारा नमूना चयन है इसी को हम कहते हैं प्रतिदर्श प्रतिचयन, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं सैंपलिंग। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नमूना आप कहते किसे हैं पहले तो यही समझ लीजिए। चलिए देखिए नमूना चयन या प्रतिदर्श प्रतिचयन। अब मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी जनसंख्या है, और ठीक बहुत बड़ी जनसंख्या है, मतलब कि अरबों में है। अब आपको किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है जो इसी जनसंख्या से संबंधित है, तो उन अरबों लोगों से आप पूछताछ तो कर नहीं सकते रिसर्च में, क्योंकि वो रिसर्च खत्म ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, किसी प्रकार से इसी जनसंख्या में से कुछ आंकड़े निकाल करके बाहर लाएंगे, और जो कुछ आंकड़े निकाल करके हम मतलब कुछ संख्या निकाल करके बाहर लाएंगे, तो जो संख्या निकाल करके बाहर लाएंगे उन्हीं से पूछताछ करके अपना रिसर्च पूरा करेंगे। तो जो संख्या हम इस पूरे बड़े जनसंख्या में से निकाल कर ले जाएंगे उसी को हम बोलेंगे क्या, नमूना। जैसे ये क्या है, जनसंख्या। अब इतनी जनसंख्या से तो पूछ नहीं सकते, तो इसी में से कुछ लोगों को बाहर निकालेंगे, उन्हीं से पूछेंगे, वही क्या बन जाएंगे हमारे लिए, नमूना। तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि होता क्या है ये। इसको जो बड़ी सी जनसंख्या है इसी को जनसंख्या बोलते हैं, जीव संख्या बोलते हैं, और इसी को हम संग्रह बोलते हैं या सामान्य बोलते हैं। और जो इसमें से बाहर निकालते हैं, तो संग्रह में से अगर हम कुछ निकाले तो उसे हम क्या बोलेंगे, विग्रह। सामान्य में से कुछ निकाले तो उसे हम क्या बोलेंगे, विशेष। जनसंख्या में से कुछ निकाले तो उसे हम क्या बोलेंगे, नमूना। या जीव संख्या में से भी निकाले तो उसे हम क्या बोलेंगे, नमूना। तो इसका आप कह सकते हैं, इसी को हम समष्टि भी बोल सकते हैं। तो समष्टि में से अगर कुछ निकाले तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्यष्टि। तो इतनी बात समझिए कि संग्रह, सामान्य, जनसंख्या, जीव या समष्टि में से जो भी अपने शोध के लिए हम निकालते हैं वही विग्रह, विशेष, नमूना या व्यष्टि कहलाता है। और इसी निकालने की प्रक्रिया को, मतलब यहां से उठा करके यहां ले जाने की प्रक्रिया को नमूना चयन की प्रक्रिया कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी।
कि पूरी बड़ी जनसंख्या में से कुछ विशेष सदस्य निकाल लेना है, क्या है, नमूना चयन। जैसे क्या, आप सब्जी लेने जाते हैं तो पूरे ठेले की सब्जी ना लेकर के 1 किलो सब्जी लेके आते हैं, तो वैसा ही समझिए वो ठेले वाले की सब्जी क्या है, पूरी जनसंख्या है, उसमें से 1 किलो टमाटर अपनी सब्जी बनाने के लिए लेना, वही आपका नमूना है। अब उन्हीं नमूनों से आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। चलिए अब देखते हैं। तो ये जो नमूना है सैंपलिंग, उसका वर्गीकरण भी समझ लीजिए। एक आध क्वेश्चन अगर आ गया तो कर लीजिएगा। जो नमूना है आपका, जो नमूना चयन है वो 2 भाग में बंटता है। पहला होता है यादृच्छिक और दूसरा अयादृच्छिक। इसी को बोलते हैं दैव, इसको बोलते हैं अदैव। देखिए ये क्या हो गया, ये यादृच्छिक और ये अयादृच्छिक। कहने का मतलब है, यादृच्छिक कहने का मतलब है कि इसमें चुने जाने की संभावना क्या होगी, मतलब प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना बराबर होगी, और अयादृच्छिक में प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना बराबर नहीं होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चीज बताइए, जब सबके चुने जाने की संभावना बराबर है तो ये पक्षपात नहीं हो रहा है। ये कैसा नमूना चयन है, पक्षपातहीन। इसमें बराबर नहीं तो इसे क्या है, पक्षपात युक्त। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ दे कि कौन सा नमूना चयन सबसे अच्छा माना जाता है, तो चुपचाप क्या टिक लगा के आएंगे, यादृच्छिक। वैसे इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता। चलिए अब इन दोनों में जो जो प्रकार हैं उसको भी समझ लेते हैं, यादृच्छिक और अयादृच्छिक। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी टाइप का, और ये नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इनके प्रकारों को समझ लेते हैं। देखिए आपको एक चीज याद करनी है, जरूरी क्या है इसको याद करने के लिए, इसमें आपको याद करना है SSC, और इसमें याद करना है QJCS। अब आपको लग रहा होगा इसमें 3 S हैं, इसमें भी एक S है, तो अब कैसे पहचानेंगे। तो आपको एक चीज बस याद रखना है कि इस S का मतलब क्या है, मतलब जो नॉन प्रोबेबिलिटी या अयादृच्छिक में है उसका नाम है स्नोबॉल। तो इस वाले S का नाम बस आप याद रखिए कि स्नोबॉल अयादृच्छिक, अदैव या नॉन प्रोबेबिलिटी वाले में आता है स्नोबॉल। बाकी आपको नाम नहीं याद होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस S का मतलब होता है सिंपल, यानी कि सरल नमूना चयन। इसका मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड। इस S का मतलब होता है सिस्टमैटिक। देखिए और इस C का मतलब होता है क्लस्टर। Q का मतलब होता है कोटा। J का मतलब होता है जजमेंटल। C का मतलब होता है कन्वेंशियस। अब आपको जो मेन है ये याद करिए। देखिए पहले S का मतलब होता है सिंपल यानी सरल, S का मतलब स्ट्रेटिफाइड स्तरीकृत, S का मतलब सिस्टमैटिक, और C का मतलब क्लस्टर, इसी को बोलते हैं गुच्छ। अब आपको जो चीज़ें एग्जाम में पूछ सकता है, नाम पहले याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अभी तक जो भी चीज़ें बहुत सिंपल पूछा है कि नाम। और एक और चीज़, सबसे पहली बात, नमूना जितना बड़ा होगा शोध में त्रुटि उतनी कम होगी। इस बात को याद कर लीजिए, नमूना जितना बड़ा होगा शोध में त्रुटि उतनी कम होगी, नमूना जितना छोटा होगा शोध में त्रुटि उतनी अधिक होगी। इस बात को समझने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है। जब आप सब्जी मंडी जाते हैं, बेसिक समझिए, तो अगर आपने एक टमाटर देख करके 5 किलो का ऑर्डर दे दिया
केवल एक ही टमाटर देखा, मतलब आपने नमूने के नाम पे बहुत छोटा नमूना लिया और 5 किलो का ऑर्डर दे दिया, तो हो सकता है सड़ा गला निकल जाए। लेकिन 100 टमाटर मान लीजिए आप देखे और 1 किलो लिए, तो आपको तो क्लियर पता है कि आपका एक भी सब्जी खराब नहीं निकलेगी। तो समझ लीजिए, नमूना जितना बड़ा होगा त्रुटि उतनी कम होगी, नमूना जितना छोटा होगा त्रुटि उतनी अधिक होगी। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। तो अब हम इनको अच्छे से लिख करके आपको समझा देते हैं। आपको नाम ही बस याद करने हैं, नाम को याद कर लीजिए तो आपका एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो बहुत अच्छी बात है। SSC ये किसका है? यादृच्छिक का। यादृच्छिक मतलब दैव, दैव का मतलब आपको प्रोबेबिलिटी वाला। कहने का मतलब इसमें प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना बराबर होती है, पक्षपातहीन नमूना चयन। एस का मतलब है सिंपल, यानी कि सरल, सिंपल। दूसरा स्ट्रेटिफाइड, तीसरा सिस्टमैटिक और चौथा क्लस्टर। ठीक, तो देखिए पहला आपका सिंपल है, दूसरा स्ट्रेटिफाइड, तो इसको आप बोल सकते हैं स्तरीकृत, इसको बोल सकते हैं व्यवस्थित और इसको बोल सकते हैं गुच्छ। सरल नमूना चयन में क्या क्या आता है? जितने भी प्रकार के आप लोगों ने बचपन में टॉस खेले, ताश खेले, मतलब वो सारी चीजें जिसमें कोई भी जीत सकता था, लॉटरी वगैरह वगैरह, जितनी भी चीजें आप जानते हैं, ताश, लॉटरी, सिक्का उछालना, लूडो खेलना, जो भी चीज है जिसमें कोई भी जीत सकता था, हमें नहीं पता रहता था, वो सब के सब किस में आते हैं? सरल में। स्तरीकृत कहने का मतलब है कि हम नमूने को क्या करेंगे? स्तर में बांट देंगे। मान लीजिए इसमें भी 4 सदस्य हैं, इसमें भी 4 सदस्य हैं। अब रैंडमली हम किसी को भी उठा करके अपना नमूना बना लें, किसी को भी, कोई भी चुना जा सकता है, लेकिन स्तर बांटेंगे। व्यवस्थित में हम क्या करते हैं? प्रत्येक nवें को चुनते हैं। प्रत्येक n को चुनने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं क्लास में हूं और बोल दूं कि हर 5वां लड़का मेरे प्रश्न का उत्तर देगा, तो चाहे जितनी सीट लगी होगी, मान लीजिए कि एक पे 6-6 बच्चे बैठे हैं, तो हम क्या कहेंगे? प्रत्येक 5वां बच्चा मेरा उत्तर देगा, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, इसको उठा लेंगे, फिर 1 2 3 4 5, इसको उठा लेंगे, फिर 1 2 3 4 5, इसको उठा लेंगे, फिर 1 2 3 4 5, इसको, फिर इसको, फिर इसको। कहने का मतलब प्रत्येक nवें नंबर पे। तो अगर कभी भी कोई आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ दे कि एक शोधकर्ता प्रत्येक 10 साल में अपने किसी बैंक या किसी संस्था या किसी चीज का शोध वगैरह वगैरह कुछ ऐसा आ जाए, प्रत्येक 10 साल, 100 साल, 50 साल, प्रत्येक 5 महीने, तो क्या बता रहा है? nवां नंबर। तो वो किस प्रकार का नमूना चयन होगा? व्यवस्थित। ठीक है, एक व्यवस्था से, एक क्रम से। और गुच्छ का मतलब कि बहुत बड़ी जनसंख्या होगी। तो आप प्रत्येक nवां नंबर याद कर लीजिए। इसमें क्या हो गया? आपको बस मेनली सबसे अधिक ध्यान क्या देना है? इनके नामों पर। इनका नाम याद कर लीजिए, कौन सा यादृच्छिक में आता है, कौन सा अयादृच्छिक में आता है। सरल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर यादृच्छिक में आते हैं। अदैव में आपको सबसे अधिक, यानी कि अयादृच्छिक में आपको दिमाग में रखना है कोटा। सबसे अधिक बार पूछने वाला है ये कोटे को, तो कोटा सबसे अधिक बार पूछा, जिसे आप आरक्षण से समझ सकते हैं आसानी से। दूसरा निर्णयात्मक, जजमेंटल। तीसरा कन्वेंशियस मतलब प्रासंगिक। एस का मतलब स्नोबॉल होता है। स्नोबॉल का सबसे अधिक प्रयोग हम अपराध, दंगे आदि क्षेत्रों में करते हैं। इस नमूने चयन का, उसे हम बोलते हैं स्नोबॉल। तो आपको नाम अच्छे से याद करना है। इसमें SSC याद कर लेना है, किसके लिए? यादृच्छिक के लिए, अयादृच्छिक के लिए QJCS याद कर लेना है। तो ये है आपका नमूना चयन। इससे एक प्रश्न कभी कभी बन जाता है। चलिए, आपने नमूना चयन कर लिया, अब इसके बाद होता है आंकड़ों का एकत्रीकरण। तो नमूना चयन के बाद अपने आप क्या करेंगे? आंकड़ों का एकत्रीकरण। एकत्रीकरण के बाद आप क्या करते हैं? आंकड़ों का विश्लेषण। इन दोनों स्टेप के विषय में मुझे विशेष कुछ बताना नहीं है, लेकिन जब आप आंकड़ों को इकट्ठा कर लेंगे, नमूना चयन के बाद क्या करेंगे? आंकड़ों का एकत्रीकरण। जब आपने एकत्रीकरण कर लिया तो आप क्या करने बैठेंगे? विश्लेषण। ध्यान दीजिएगा, जब आंकड़े एकत्रित होकर विश्लेषित हो जाते हैं तो वही क्या बन जाते हैं? तथ्य। देख लिए, एक चीज और बता देते हैं, सभी तथ्य आंकड़े होते हैं,
लेकिन सभी आंकड़े तथ्य नहीं होते। एक गोले को याद कर लीजिए तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे। ये रहा आंकड़ा का जो बड़ा गोला है वो है आंकड़ों का, जो छोटा गोला है वो है तथ्य का। तो आप एक चीज देखिएगा, सभी तथ्य आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन सभी आंकड़े तथ्य नहीं हो सकते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब आंकड़ों का जो विश्लेषण करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण, तो जब विश्लेषण करते हैं तो उसमें दो प्रक्रियाएं हैं, दो भाग हैं। पहला भाग है संपादन और दूसरा भाग है कूटलेखन। अब यह है क्या, आसान भाषा में समझिए। विश्लेषण में जो शुद्धि की प्रक्रिया होती है, जो फिल्टर की प्रक्रिया होती है, जिसमें हम सारी चीज़ों को साफ सुथरा, एकदम आंकड़े को तथ्य बनाने का एकदम साफ सुथरा प्रयास कर रहे होते हैं, उसी को बोलते हैं संपादन। एक प्रक्रिया है, मतलब पूरा शुद्धता और परिमार्जन की जो प्रक्रिया है वो संपादन है। तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, जब आंकड़े एकदम साफ सुथरे हो जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, तथ्य। जो बेकार होंगे वो बाहर चले गए। और जब तथ्य मिल जाएंगे तो उसे आप सिस्टम से लिखेंगे भी। तो कूटलेखन कहने का मतलब आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में लिखने की प्रक्रिया, व्यवस्थित रूप में लिखने की प्रक्रिया। अब एक चीज देखिए, जब आपने क्या कर लिया, आंकड़े प्राप्त कर लिए, विश्लेषण कर लिया, तो जो मैंने पहले परिकल्पना बनाई थी, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, परिकल्पना की जांच। ये स्टेप मेरा क्या होगा, परिकल्पना की जांच। तो जांच के लिए भी दो मानक हैं, प्राचल परीक्षण और दूसरा होता है अप्राचल परीक्षण। तो जो प्राचल परीक्षण होता है वो निश्चित, वैसे इससे अभी तक ज्यादा प्रश्न नहीं बने, अभी तक बनने ही नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि प्राचल और अप्राचल परीक्षण किस लिए है, परिकल्पना की जांच के लिए। निश्चित परिक्षेत्र युक्त होता है। और अप्राचल कैसा होता है, परिक्षेत्र निश्चित नहीं होता है। ठीक। तो जब परिकल्पना की जांच कर ली, और बहुत अच्छी बात है कि मान लीजिए मेरी परिकल्पना एकदम इन तथ्यों के आधार पर सत्य पाई गई, तो मेरा जो अंतिम चरण है, मेरा जो अंतिम चरण आएगा वो चरण आएगा क्या, सामान्यीकरण, रिपोर्ट लेखन। ठीक। ये चरण इंपॉर्टेंट क्या है, शोध की नैतिकता। अगर आपसे प्रश्न बना शोध नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा या भाग है शोध के किस चरण का, तो दिमाग में रखिए कि शोध के सामान्यीकरण और रिपोर्ट लेखन का। ये कई बार पूछ चुका है और ये आएगा भी। देखिए, शोध की नैतिकता मुख्य मुद्दा है कहाँ का, सामान्यीकरण या शोध रिपोर्ट लेखन का। अब मान लीजिए उसने थोड़ा क्वेश्चन को कठिन कर दिया, शोध की नैतिकता भाग होती है तो, और कूट दे दिया कई, मतलब यही पीएचडी कैग दे दिया, तो आप सबसे पहले तो जी को ही मारेंगे, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण और शोध रिपोर्ट। लेकिन और भी बोला कि इसके साथ भी कुछ कूट चयन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी सामान्यीकरण के पास वाले चरण होंगे उसको आप शोध नैतिकता के मुद्दों में शामिल कर लीजिएगा। जो शोध नैतिकता होगी उसके लिए शामिल कर लीजिएगा। कहने का मतलब पूछेगा शोध नैतिकता है किसका भाग, तो सबसे पहले तो सामान्यीकरण ढूंढिएगा। वो एकदम अगर सिंगल मारना है तो एकदम यही आंसर है। और मान लीजिए थोड़ा सा और भी पूछ दिया, कूट में दे दिया, तो इसके पास मतलब सामान्यीकरण के पास जो भी चरण होंगे उसको भी सम्मिलित आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप शुरुआत के चरण सम्मिलित करने लगिएगा, सबसे पहले अंत के ही चरण करिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने आपको आज शोध के सभी चरणों या सोपानों के विषय में बता दिया। अगली क्लास में आपको अनुसंधान के प्रकार और भी जो बाकी छोटे बड़े हेडिंग होंगी उनके विषय में चर्चा की जाएगी।